नमस्कार, आदाब। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एक तरफ मोदी सरकार घिरी हुई है कि किस तरह से जो पेट्रोल और डीजल जो है उसकी कमी की वजह से लाइनें लगी हुई नजर आ रही है। एक तरह का पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश भर में। हम ये देख रहे हैं, हालांकि सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि किसी भी तरह की कोई कमी है। और आप ये देखिए कि इसको लेकर जो देश की सब दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है नायरा, उसने 35 दिन के लिए जो शटडाउन अलर्ट है वो किया है, यानी कि 35 दिन के लिए काम जो है उसने बंद कर दिया है, शटडाउन कर दिया है अपनी रिफाइनरी में। और ये कहा जा रहा है कि इससे 6000 जो पेट्रोल पंप्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो एक तरफ तो ये तस्वीर है, दूसरी तरफ सरकार जो कहती हुई नजर आ रही है वो एक अलग तस्वीर दिखा रही है। और जो तमाम पेट्रोल पंप्स पर, तमाम जगहों पर जो देखने के लिए मिल रहा है, लंबी लंबी जो लाइनें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, गैस सिलेंडर को लेकर भी, पेट्रोल डीजल को लेकर भी, लोग अपने भगोने कुकर लेकर जा रहे हैं कि उसमें तेल भरवा सकें, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन इस सबसे इतर एक और खबर है जो हेडलाइंस बना रही है, और वो है मधुकेश्वर। मधुकेश्वर को आप सब जानते ही हैं, किस तरह से वो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार की एक तरह से अप्रिसिएशन उसका करती रही। मोदी को लेकर जिस तरह की उन्होंने तमाम बातें कही, एक तरह की चीयर लीडर हम कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की रही। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने किताब लिखी, मुसलमानों को लेकर वो नफरत भरे ट्वीट्स और तमाम चीजें आप उनकी देखते ही रहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक विस्फोटक ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट किया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक किसी जगह पर इंटरव्यू दिया जहां पर वो बहुत आपत्तिजनक बातें नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं। वो कि कुछ महिला जो मिनिस्टर्स हैं और एमपीज हैं बीजेपी की, उनको लेकर कह रहे हैं, और उनका रिलेशन नरेंद्र मोदी के साथ आपत्तिजनक, उसकी वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए वो मिनिस्टर बनी है। इस पर मधुकेश्वर ने ट्वीट किया, और ट्वीट कर कर वो कह रही हैं, उन्हीं तमाम बातों को वो रिपीट करती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिना आग के क्या ये सिर्फ धुआं है, ये क्या सिर्फ उनका इल्जाम है, और आखिर जो नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी प्रशंसक रही, वो अब इस तरह के आपत्तिजनक इल्जाम नरेंद्र मोदी पर क्यों लगा रही हैं। दूसरा सवाल कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा क्यों है, और अभी तक इसको लेकर कोई जवाब या कोई भी बात क्यों नहीं कही गई है, या इसका खंडन क्यों नहीं किया गया है। और लगातार जो कपिल मिश्रा अब बीजेपी में है, पहले आम आदमी पार्टी में थे, बाकायदा तौर पर उन्होंने दिल्ली जो असेंबली है उसमें उन्होंने एक सीडी बाकायदा तौर पर सबमिट की थी, और उसमें उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी और एक महिला के रिलेशन की बात को उन्होंने जिस तरह से उजागर किया था, वो भी अब एक बार फिर से वायरल है। एप्स्टीन का जो रेवल्यूशन हुआ है, उसके बाद हर चीज एक तरह से संशय के घेरे में आ जाती है। ये क्या सिर्फ एक पॉलिटिक्स है? ये क्या बीजेपी के अंदर कोई दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या किसी तरीके से मधुकेश्वर को किसी तरह की बैकिंग है बीजेपी के दूसरे ग्रुप या किसी और तरीके से? बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, लेफ्ट पार्टी के लीडर हैं, तमाम सोशल मीडिया पर, और आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है उस पर उनको बेबाकी से अपनी राय को रखते हुए आप देखते रहे हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल, इस पूरी कंट्रोवर्सी को आप कैसे देख रहे हैं? थैंक यू सो मच बुशरा फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच पब्लिक इंडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया। तो अब मैं पब्लिक इंडिया जैसे चैनलों को मानूंगा जो पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं। जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नेशनल चैनल्स हैं, ये तो दे हैव बिकम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज केटरिंग टू दी वॉइस ऑफ ओनली द गवर्नमेंट। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरा, आपने बड़ा ही एक विशेष आज जो इशू उठाया है मधुकेश्वर का, और मेरे उनके साथ नेशनल टीवी पे भी बहुत सारे इंटरेक्शंस डिबेट्स रहे हैं। जाहिर सी बात है, शी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चीयर लीडर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। हर चीज में जस्टिफाई करना, हर चीज में बोलना, और बहुत ज्यादा थोड़ा सा तो मैं कहूंगा कि इस्लामोफोबिक भी रही कई बार, एक्सट्रीम में जाकर के माइनॉरिटीज के खिलाफ बोलना। हिस्ट्री को जब हम डिस्कस करते थे इस देश की एक पर्सपेक्टिव में, चाहे मुगल एरा हो, तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल तरह के उनके स्टेटमेंट्स थे। रोमिला थापड़ या जो बाकी इंटेलेक्चुअल्स लेफ्ट की हैं जिन्होंने पहले लिखा भी है, बड़ा क्रिटिसिज्म होता था साहब। तो शी इज वन ऑफ द राइट विंगर्स जो कि संघ के विचारधारा को कम से कम रिप्रेजेंट करती थी, और बड़ा ही उसको लाउड तरीके से बोलना और आर्गुमेंट था। मैंने तो नहीं कभी भी देखा
किसी भी इंटरेक्शन के अंदर कि उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया हो या प्राइम मिनिस्टर को उस तरीके से क्रिटिसाइज किया हो, और ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब देखिए, इसके इतिहास में अगर हम जाएं तो 1980 के अंदर जब मिसेस इंदिरा गांधी का कमबैक हुआ और जनता पार्टी की एक तरीके से समाप्ति हुई, तो बीजेपी को, तो संघ चाहता था कि साहब हमारा एक पॉलिटिकल मॉडल जारी रहे, जनसंघ खत्म हो चुका था। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आडवाणी जी और अटल ने ये उसमें रोल प्ले कर रहे थे, दे स्टार्टेड इट। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इनके साथ नहीं थे। सुब्रमण्यम स्वामी रैपिडली बहुत ज्यादा ही कहते हैं आप एक राइट विंग वॉइस हैं, लेकिन उनकी अटल बिहारी वाजपेयी से बनती नहीं। तो उन्होंने जनता पार्टी को कंटिन्यू किया और संघ ने उनको बोला कि हम आपको भी समर्थन देंगे, बीजेपी को भी समर्थन देंगे, ये हमारा एजेंडा पहले है। और नरेंद्र मोदी जो है ये कहीं ना कहीं बहुत क्लोज रहे अटल और आडवाणी के उस समय। ही वॉज वन ऑफ मेन फ्लैग बियरर्स ऑफ आडवाणी। बाद में आडवाणी जी के साथ इनके डिफरेंसेस आए, उसके बारे में हम सब जानते हैं किस तरीके से मार्गदर्शक मंडल बना और आडवाणी जी को साइन किया। आज 75 के हो गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ना बीजेपी में कोई मार्गदर्शक मंडल है, ना प्राइम मिनिस्टर हटने के लिए बैठे हैं। तो ये एक चीज है। लेकिन आप ये देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का तो अटल जी के जाने के बाद संघ के कहने पे सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के अंदर विलय किया जनता पार्टी का। बट ही मैन वो अपने हिसाब से चलते हैं और उन्होंने कंटिन्यूअसली मोदी को क्रिटिसाइज किया है, स्कैम्स को निकाला है, कंट्रोवर्सीज को निकाला है। और आप देखिए, ये इतनी बड़ी पार्टी है और एक समय में पूर्ण बहुमत में थी, अपने ही आधार पे दे डेयर नॉट टेक एन एक्शन अगेंस्ट सुब्रमण्यम स्वामी। इन लोगों में ना साहस है, ना मॉरल एक अपराइटनेस है कि साहब मेरी ही पार्टी का एक व्यक्ति मेरे खिलाफ बोल रहा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लें। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे किसी चीज की कोई सच्चाई है, कुछ दस्तावेज, कुछ फैक्ट्स, कुछ न्यूज, कुछ सबूत सुब्रमण्यम स्वामी के पास हैं, जिसके आधार पे वो रेगुलरली इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं और ये चुप करके बैठे रह जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जस्ट लाइक अदर पार्टीज, अब यहाँ पे क्या है साहब, हर एक की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर उनको रिवॉर्ड करें, या पैसे से, या पोजीशन से, या किसी अन्य तरीके से। अब जब वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं फिर अचानक वो भी खड़े होकर के एक डिसेंट की वॉइस लाते हैं। तो मधु किशोर का ये नया अवतार बहुत ही आश्चर्यजनक है। स्मृति ईरानी का भी शायद उन्होंने नाम लिया, कई और लोगों की तरफ उन्होंने हिंट किया। क्या सही है क्या गलत है, ये अभी तो कोई खुल करके सबूत या दस्तावेज नहीं आया है एज ऑफ नाउ। ये तो एलिगेशन है एक मधु किशोर की तरफ से, लेकिन इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है ये एलिगेशन, शी वाज अ क्लोज पार्ट ऑफ द मोदी टीम। ये कोई ऑपोजिशन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या लेफ्ट की तरफ से एलिगेशन नहीं है। ये तो राइट विंग में आप ही की टीम के एक सशक्त, जिसको आप प्रमोट करते थे एज अ थिंक टैंक आइडियोलॉग, मधु किशोर को, तो उनकी तरफ से कमेंट आया है। और अगर ये कमेंट सही है तो अब देखिए कई तरफ से प्राइम मिनिस्टर घिर रहे हैं। मधु किशोर का कमेंट एक तरफ है, सुब्रमण्यम स्वामी का कमेंट एक तरफ है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास क्या है, ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है। राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने सिंपली बोला है द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो वो देश को भी कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है साहब? हरदीप पुरी जो है, उन्होंने इंटरेक्शन शुरू किया था जेफरी एप्स्टीन के साथ, जब उनको मालूम था कि वो आदमी एक ऑफेंडर है, वो आदमी कन्विक्टेड है, वो आदमी गलत है, उसका आइलैंड है, गलत काम होते हैं, फिर भी उनके इंटरेक्शंस रहे, बिजनेस डीलिंग्स रही, कहीं ना कहीं जो कहा जाता है, तो इस तरीके की बातें थी। तो ये सारी चीजें, एक मॉरल जिसको हम कह सकते हैं अपराइटनेस होनी बड़ी जरूरी है। हम किसी को अक्यूज नहीं कर रहे, हम तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं अक्यूज कर रहे हैं, अभी हम हरदीप पुरी को भी नहीं अक्यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट हैज टू कम क्लीन, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है देश के अंदर जो मोरल है लोगों का वो डाउन होगा। अब आप जो है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एलिगेशंस, ऐसा लगता है हम लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन नीति में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। यू आर स्लोली बिकमिंग अ कॉलोनी ऑफ द अमेरिकन्स एंड द इजराइल्स। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आप वो करते हैं। आप में साहस नहीं है कि आप कंडोलेंस भेज पाए। बहुत सा हल्ला मचाया अभी बीजेपी वालों ने, अरे साहब शिप्स आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, देखो हम लोगों ने कितने बड़े, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देम। यू विल बी सरप्राइज बुशरा, पूरे देश के अंदर लोगों ने जिस तरीके से ईरान को समर्थन दिया, मैं ऑपोजिशन की बात भी कर रहा हूं, मैं पब्लिक की बात भी कर रहा हूं, मैं इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर, राइटर्स, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर्स, जिस तरीके से लोग गए और हिज एक्सेलेंसी ऑफ ईरान के साथ मिले, वहां पे हस्ताक्षर किए उनकी एम्बेसी में,
एंड हिज एक्सीलेंसी केम, उन्होंने जो मैसेज एक भेजा ईरान के सुप्रीम लीडर को कि भाई द गवर्नमेंट मे नॉट बी सपोर्टिंग अस कंप्लीटली, लेकिन इंडिया के लोग हमारे साथ हैं और ये पुरानी दोस्ती रही है, हम इसको एक लिमिट के आगे डैमेज ना करें। तो ये चीज उन्होंने बाद में पब्लिकली इसको एक्नॉलेज भी किया दैट वी आर नॉट सेंडिंग द शिप्स बिकॉज of Prime Minister Modi या because of the government. They were very clear about it. एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल इससे, क्योंकि जो हम पिछली बात कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा एक सवाल आपसे ये कि क्या आपको लग रहा है कि अंदर खाने किसी तरह की एक राजनीति हो रही है बीजेपी में ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या फिर इसलिए मधुकेश्वर जो है आके सब बातें कह रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना सपोर्ट के तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं, अचानक वो खुलकर क्यों सामने आई हैं? कुछ तो है ऐसा, उनको ये पता है कि अगर वो इस तरह के इल्जाम लगा रही है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका उन्हें बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। और सुब्रमण्यम स्वामी तो लगातार कहते रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आपको नहीं लगता कि अब तक इस बात का खंडन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना चाहिए था? ये खामोशी कुछ तो कहती है। और दूसरा, अगर इसका 1% भी इल्जाम अपोजिशन के किसी लीडर पर लगा होता तो आपको नहीं लगता कि गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी आईटी सेल अब तक इसका ऐसा बवाल खड़ा कर दिया होता? ऐसा लगता कि इसके अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं है जैसे दुनिया में। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से एट द एज एट विच मधुकेश्वर या सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ये लोग, इनकी अब कोई एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लगता। सुब्रमण्यम स्वामी इतनी सीनियोरिटी के बाद ही टचिंग 80 कि वो चाहेंगे कि मैं मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर या कुछ ऐसा बनूं। अब ये लोग उस लेवल से कहीं ऊंचा एक उठ चुके हैं। मधुकेश्वर का भी अपना एक व्यक्तित्व है, सही या गलत इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी तो कंटिन्यूएशन में ही क्रिटिसाइज करते रहे एज ए रिफॉर्मिस्ट। यशवंत सिन्हा ने भी करा था, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी करा था, तो वो दोनों सिन्हा को तो बाहर कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी के सामने इनकी हिम्मत नहीं हुई, जो सच्चाई है। इसका मतलब उनके पास बहुत सारे दस्तावेज हैं। आई एम श्योर ही विल बी टेकिंग इट आउट एट द राइट टाइम। अब मधुकेश्वर पे आप आइए। मधुकेश्वर, मेरा तो ये सवाल है, अगर ये सब सही है और अगर हम मान ले कि मधुकेश्वर भी सही है, तो अभी तक व्हाई वाज शी सो साइलेंट? और आपकी क्या मॉरल स्टैंडिंग हम माने कि अभी तक आप चुप थी, मोदी की चेयर लीडिंग करती थी, बीजेपी की बैटिंग करती थी, माइनॉरिटीज के खिलाफ आप बोलती थी, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री को आप पेश करती थी कहीं ना कहीं हर डिबेट के अंदर, और एंकर आपके साथ खड़ा होकर के ताली बजाता था। तो अगर आप महिला हैं और आपको ये लग रहा था दैट द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट मॉरली करेक्ट, आप क्यों नहीं खड़ी हुई? अब इसमें एक बड़ा विषय जो आ रहा है बुशरा, वो ये है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर या द गवर्नमेंट उस किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। अभी लेख लिखे जा रहे हैं, मैं अभी सुबह सुबह एक लेख लिख करके आ रहा हूं, वो कह रहे हैं साहब कंसेंसुअल रिलेशनशिप अगर किन्हीं तो लोगों की है तो क्या फर्क किसी को पड़ता है? इसका मतलब, लेकिन क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, इन द कॉरिडोर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्या पोजीशन लेने का या किसी पद को लेने का या कोई बेनिफिट उठाने का या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का पार्टी में या सरकार में, क्या ये एक तरीका है? क्या इस एंडोर्समेंट को हम मॉरली सही माने या गलत माने? ये भी एक डिबेट का विषय है। लोग यहाँ पे बिल क्लिंटन का नाम लेकर के सामने आ रहे हैं, लेकिन बिल क्लिंटन के केस में अमेरिका की पब्लिक ने ये कहा था उस वक्त, मुझे याद है, कि व्हाटएवर हिज वाइफ सेज दैट विल बी एक्सेप्टेड। अगर हिलेरी क्लिंटन ने जब खड़े होकर के बोला दैट आई फॉरगिव माय हस्बैंड एंड आई एम ऑल राइट एंड वी आर विलिंग टू कीप द फैमिली टुगेदर एंड मूव अहेड, तो अमेरिका की पब्लिक ने उस तरीके से सोचा। लेकिन यहां वो कहानी नहीं है। तो यहाँ पे आप इन केसेस को हम नहीं, और उसके बाद उनका एक और टर्म भी आया, ही वॉन द इलेक्शंस अगेन। लेकिन यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी वाला जो किस्सा आ रहा है, ये डिफरेंट है। दूसरा, हर कंट्री का अपना एक सो कॉल्ड कल्चर भी होता है, कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं, अपनी इकोनॉमिक्स होती है। जहां पे एक गरीब मुल्क होता है, वहां पे किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा आसान होता है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। बजाय इसके जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ही माना जाता है जहां पे एक महिला के राइट्स और एक पुरुष के राइट्स लगभग बराबरी के हैं। एक गरीब मुल्क में तो इट इज जस्ट नॉट हैपनिंग। ये कुछ सच्चाइयां हैं। लेकिन कोई भी, ना तो बीजेपी कुछ कह रही है, ना डिस्क्लेमर दे रही है, ये चुप्पी बैठे हुए हैं। तो अब ये इनको कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर ये नहीं बोलेंगे, ये चीज पहले से शुरू हो गई थी। नंबर 1 वॉज सुब्रमण्यम स्वामी, नंबर 2 वॉज प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड विद डोनाल्ड ट्रंप। इसका मतलब वहां भी कुछ चीजें हैं, वेदर रिलेटेड टू एप्स्टीन फाइल या कुछ और,
हम नहीं जानते कि वो भी कुछ किसी महिलाओं को लेकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं विवेक जी, कपिल मिश्रा भी शामिल कर सकते हैं, उन्होंने कपिल तो मिश्रा असेंबली भी में इसके बोला अंदर है। आपको हो रहे हैं, उन्होंने भी बोला। तो ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये जो एलिगेशंस हैं, ये पहले चीजें दबा दी जाती थी, पूर्ण बहुमत से सरकार थी, और कहीं ना कहीं ये दो लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर के सरकार को चला रहे थे। वर्चुअली डेमोक्रेसी है नहीं इनकी पार्टी में ना सरकार में, ये जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय फाइनल होता है। इनके बीजेपी के अध्यक्ष का निर्णय ले लीजिए आप, अभी संघ की राय भी अलग थी, बीजेपी की अपनी राय भी अलग थी। कुछ अन्य जो सीनियर्स के नाम थे वो पहले आए हुए थे, वो इनको पसंद नहीं आए, लास्ट मोमेंट पे उठा करके इन्होंने एक अननोन फेस को बना लिया। आप देखिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को आप देख लीजिए, नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम इज अ नोन फेस। कोई पब्लिक में नहीं जानता मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ में वो थे, पर वो इतने पॉपुलर या इतने सशक्त नेता नहीं थे कि उनको कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट मानता। यही चीज आपके हरियाणा की है, यही चीज हर जगह हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि साहब सब कुछ जो है वो केंद्र डिसाइड करेगा, मोदी शाह की टीम, और बाकी लोग बस छोटे मोटे फेसेस होंगे। यहां तक कि डबल इंजन की सरकार जो बार बार बोलते हैं, इसका मतलब है चुनाव तो नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। अगर वो आज भी, अभी ये जो बंगाल का चुनाव हो रहा है, तो उसमें ये लोग दो चीजें बोल रहे हैं बीजेपी वाले, जब ये तृणमूल को चैलेंज कर रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं तृणमूल से। इनका कहना है साहब इट इज ममता वर्सेस मोदी। फिर जब बोला गया साहब कि ममता तो एक स्टेट की लीडर है, तो और उनका अन्य राज्यों में इतना वर्चस्व भी नहीं है, तब इनको लगा साहब तो गलत बैटिंग कर गए। तब कहते नहीं 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 नहीं, इट इज ममता वर्सेस द पीपल ऑफ इंडिया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग राइट नाउ। लेकिन ये बड़े ही दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी अगर इस तरीके से खत्म होगी, और ऑलरेडी आप यकीन माने, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये विश्व गुरु कहते हैं। अभी मैंने एक इंटरेक्शन के अंदर नेशनल टीवी पे शहबाज शरीफ को नरेंद्र मोदी के साथ फॉरेन नीति के तर्ज पे मैंने कंपेयर किया। पूरा का पूरा मीडिया मेरे खिलाफ हो गया साहब, मुझको एंटी नेशनल तक करार दे दिया गया कि आप साहब पाकिस्तान की बैटिंग करें। मैं पाकिस्तान की बैटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं एक पेट्रियोटिक इंडियन हूं। पाकिस्तानी नेशनल अपना पेट्रियोटिज्म अपने देश की तरफ दिखाए, हम अपने की तरफ दिखाएं, लेकिन कम से कम आप एक कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना। शहबाज शरीफ को एक अंडरडॉग माना जाता है, नवाज का छोटा भाई, उनके कैरिकेचर्स बनते थे, कार्टून बनते थे, मीम्स बनते थे, उनके स्पीकिंग स्टाइल का मजाक उड़ता था। लेकिन मैंने जो देखा है दो बार में, एक ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया, यूनाइटेड नेशंस में एंटी टेररिस्ट फ्रंट की अध्यक्षता, उसके बाद आईएमएफ का लोन, उसके बाद द फील्ड मार्शल इज बीइंग इनवाइटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उसके बाद अभी आप देखिए वो मध्यस्थता कर रहे हैं। द सेम शहबाज शरीफ वो बैठ करके मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, एंड ईरान इज टॉकिंग टू हिम, अमेरिका इज टॉकिंग टू हिम, सऊदी अरबिया इज टॉकिंग टू हिम। वो बाद में करें मध्यस्थता ना करें, क्या रिजल्ट हो आई डोंट नो, लेकिन जो काम इंडिया को करना चाहिए था, जो काम हमारे प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था बिठा करके, हम इतना बड़ा देश है पाकिस्तान से, हम वी आर सो मच बिगर इन साइज, लेकिन ऑब्सेशन है साहब इस मुल्क में, और वो धुरंधर जैसी पिक्चर है कि उसको आगे बढ़ाती है। आप अगर कंपटीशन करेंगे तो पाकिस्तान से करेंगे, क्यों करेंगे मेरी समझ के बाहर है। आप अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इनसे आप कभी कंपेयर अपने आप को नहीं करेंगे। आप एक पिक्चर बनाएंगे, उसमें आप पाकिस्तान को दिखाएंगे, फिर खुश हो जाएंगे कि साहब हम तो बहुत बढ़िया है साहब, पाकिस्तान तो एक अच्छा देश नहीं है, एंड दैट इज अबाउट इट, एंड द नेशन बिकम्स हैप्पी। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही गलत चीज है। आज की तारीख में विदेश नीति पाकिस्तान की बुशरा हमारे से कहीं ज्यादा स्ट्रीमलाइंड, क्लियर और बेटर स्टैंडिंग है। बेशक उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वहां फूड प्राइसेस ज्यादा है, फ्यूल प्राइस में उनके क्राइसिस है, बट अगर फॉरेन पॉलिसी की आप बात करेंगे, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हम वहां पे बहुत बड़ा जी विवेक जी, मैं इस पर लौट रही हूँ। एक मैं ये देख रही थी कि कांग्रेस की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और ये ट्वीट भी किया गया है, कह रहे हैं कि बीजेपी के पास हर राज्य में एक प्रज्वल रवन्ना है। गोवा में बीजेपी काउंसलर के बेटे सोहम नायक ने 30 नाबालिग बच्चियों का 3 साल तक यौन शोषण किया, वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी नेतृत्व को इन काली करतूतों की जानकारी नहीं थी? इस दरिंदे को पिछले 3 साल से कौन बचा रहा था? प्रज्वल रवन्ना हमारे सामने है, कुलदीप सिंह सेंगर है, और इसके अलावा जो पहलवान बेटियों के साथ जो किया गया वो हमारे सामने है। तो बीजेपी का एक तरह से लोगों के सामने जो चरित्र है, वो एक तरह से, या उनके साथ जो अलाइंड पार्टीज है उनका जो चरित्र है वो लोगों के सामने आ रहा है। और फिर उसके बाद एप्स्टीन फाइल का रेवोल्यूशन, जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी सैंग एंड डांस्ड
तो वो भी एक हमारे सामने है। फिर उसके बाद हरदीप पुरी की जो बात है, वो तो पूरी तरीके से प्रूफ्स है सामने कि वो कितने अलग-अलग ओकेजन पर मिले और जब तक वो कन्विक्ट हो चुका था एप्स्टीन। तो ये भी एक सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं डॉट्स जो है कनेक्ट करती हैं, इसलिए जो बात मधुकेश्वर करते हैं या सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वो बातें जो कही जा रही है उसको यहाँ पर एक बात कहकर हम एक तरह से एनालिसिस कर जी रहे हैं उसका। जी, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कम्युनिस्ट मूवमेंट या जो लेफ्ट की मूवमेंट है उसके साथ हमेशा प्रोग्रेसिव वर्ड यूज किया जाता था, क्योंकि ये रूढ़िवादिता के खिलाफ थे। और आज से 60-70 साल पहले जब ये चीज थी तो इट वाज सपोज टू बी समथिंग वेरी न्यू। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, आपका इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन जिसके अंदर प्रहलाद साहनी थे, ए.के. हंगल थे, राज कपूर वाज अ लेफ्टिस्ट, आपके देव आनंद, ये सारे लोग जो थे ये एक सोशलिस्ट इंडिया का विजन रखते थे। एंड दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी। जब आप प्रोग्रेसिव होते हैं तो उसका पहला क्राइटेरिया होता है, जो कम्युनिस्टों में हम लोग जो सीखते हैं, दैट 50% आपकी आबादी जो महिलाओं की है, दैट इज इक्विवेलेंट इन इट्स राइट्स टू द अदर 50% ऑफ मैन। एक सब्जुगेशन संस्कृति के नाम पे नहीं होता। और लेकिन जब आप राइट विंग की बात करते हैं, चाहे वो संघ हो या बाकी हिंदूवादी जो संगठन हम लोगों के हैं, मैं सप्रेशन वर्ड नहीं यूज कर रहा, लेकिन संस्कृति के नाम पे कहीं ना कहीं आप बोलेंगे साहब इसको अच्छी बेटी बनना है, अच्छी बहू बनना है, ड्रेस सेंस ये होना चाहिए। सो समवेयर व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट, तो आपके डीएनए के अंदर एक पेट्रियार्चिकल सुप्रीमेसी ऑफ द मेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये एक बात है। तो उसमें क्या होता है फिर कि जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं तो उसको एक हल्के नजरिए से देखा जाता है, और जिस स्ट्रेंथ के साथ उससे डील करना चाहिए वो चीज आपके बैकबोन और आपके पॉलिटिकल कल्चर में उस पार्टी में नहीं होती। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द बीजेपी टू विन इलेक्शंस। आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहां लेफ्ट के अंदर एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत ही सशक्त विमेन एम्पावरमेंट है, चाहे वृंदा करात हो, अमरजीत कौर हो, एक आई मीन देयर आर सो मेनी ऑफ देम हु आर ओवर देयर, सायरा शाह हलीम है, शी इज फाइटिंग फ्रॉम बंगाल, एंड मोस्ट ऑफ दीज वुमेन आर वेरी स्ट्रांग एजुकेटेड लेडीज, दे कॉल द शॉट्स, एंड इट्स वेरी डिफरेंट। बीजेपी के अंदर ये नहीं है। बीजेपी के अंदर आपको क्या सुनने को मिल रहा है, जो मधु किशोर ने आपको बोला, व्हाट इज द वे टू गेन पावर। अब हम आ जाते हैं एलिगेशंस पे। देखिए एलिगेशंस को तो मीडिया डिस्कस करेगा, चाहे पब्लिक इंडिया हो या कोई नेशनल मीडिया हो, और बातचीत तो होगी। अगर न्यूज आएगी उसका विश्लेषण भी पत्रकार करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन यू हैव टू कम क्लीन अब टू गेन पावर। यहाँ पे रेस्लर लड़कियों का एक इशू हुआ था, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जी का नाम इन्वॉल्व। पुलिस ने घेर घेर करके उन लड़कियों को मारा है। हम लोग जंतर मंतर पे रोज जाते थे समर्थन देने, कि यू विल बी सरप्राइज कि वो चारों तरफ पुलिस की एक बैरिकेडिंग होती थी, वो हर रोज 2-4 मीटर अंदर कर करके उसको दे वर ट्राइंग टू कंस्ट्रिक्टेड, जिससे उनको स्पेस ही लड़कियों को कम मिले। बाद में जिस तरीके से लड़कियों के खिलाफ पुलिस ने वायलेंस किया, वो सारा का सारा सबने देखा उसको, देयर आर ऑल सो मेनी रिकॉर्डेड वीडियोस। लेकिन ना प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ बोला। अमित शाह ने बोला साहब मैं मिलना चाहूंगा, मिलने के बाद नो एक्शन ऑन टू इट। एक रेस्लर लड़की ने जब जाकर के हरियाणा में इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी तो भी मजाक उड़ाया गया साहब। सो वी हैव सीन इट। और बाद में सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाति विशेष का वर्ग जो है वो बीजेपी को ना छोड़े, मसले को दबाने की पूरी कोशिश एक तरीके से उस वक्त की गई थी। हमने इस चीज को देखा। कुलदीप सेंगर की आप बात देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जिस ओपननेस के साथ आकर के, आप बाकियों को छोड़िए, मणिपुर को आप देखिए, कंप्लीट साइलेंस। सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन अगर किसी का मणिपुर में हुआ है तो विमेन का हुआ। दे वर द मोस्ट वल्नरेबल वट एवर बी द कम्युनिटी, चाहे कुकी हो चाहे मैती हो, लेकिन सबसे ज्यादा एट्रोसिटी, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन अगर हुआ तो इनका हुआ। प्राइम मिनिस्टर साइलेंट, कोई विजिट नहीं उस वक्त, कोई स्टेटमेंट नहीं, कहीं जाना नहीं, सरकार वैसी की वैसी स्टेट गवर्नमेंट चल रही है। बस इसमें कि कौन सी कम्युनिटी हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हमारी पार्टी और हमारी सरकार बना रहे, ये आपका उस वक्त क्राइटेरिया था। तो इस सरकार के अंदर मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है, ये वुमन अनफ्रेंडली सरकार नहीं। जहां भी एलिगेशन आते हैं सरकार को चाहिए रोल मॉडल की तरह एक्ट करें। आप बुलडोजर चलाइए ना, बुलडोजर आप मुसलमानों पे तो बुलडोजर चला देते हैं। अभी ये गौरक्षा दल जो है उसने 20 पुलिस वालों पे हमला किया, 20 पुलिस वालों को, दे वर वुंडेड, 20 पुलिसमैन वर वुंडेड बाय दिस गौरक्षा दल। क्या बुलडोजर चलेगा? अभी ये गौरक्षा दल के बजाय कोई अब्दुल होता तो चल जाता बुलडोजर।
चल जाता बुलडोजर अब तक उसके घर पे, चाहे वैध हो अवैध हो, बाद में पूछा जाता उससे, उसके पेरेंट्स ने बनाया है, किसने बनाया ये भी नहीं पूछा जाता, सारे परिवार को आप सड़क पे ले आते। अब कोई बुलडोजर नहीं है आपका। कुलदीप सेंगर, कोई बुलडोजर नहीं है आपका। भूषण शरण सिंह के सामने तो आपकी खैर हिम्मत ही नहीं है, वो तो कहते हैं साहब मेरा दबदबा है, दबदबा रहेगा, उनका तो इतना आप वर्चस्व है। इम्पोर्टेंट बात, तो जी इम्पोर्टेंट बात जी आप कह रहे हैं विवेक जी, और ये सारी सी बातें, ये तमाम चीजों की डॉट जोड़ता है। मेरा आखिरी सवाल बेहद संक्षेप में, जी जिससे मैंने शुरुआत की थी कि अगर देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी जो है वो अगर हॉल्ट करने जा रही है 35 दिन के लिए, और 6000 जी पेट्रोल पंप इससे जो है प्रभावित होंगे, लाइनें आप देख ही रहे हैं तमाम जगहों पर, लोग भगोने कुकर ये लेकर आ रहे हैं और लाइनों में लगे हुए हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, लेकिन सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करे। अभी की खबर है आज सुबह की कि पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटा दी है। क्या आपको लग रहा है ये सब कुछ इलेक्शंस जिस तरह से हैं 5 राज्यों में, ये उसके मद्देनजर किया जा रहा है, और एक तरह का एक बॉम्ब फटेगा जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे या वोटिंग जिस दिन खत्म हो जाएगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है? और ये जो क्राइसिस आप ये देख रहे हैं उसको किस तरह से आप देख रहे हैं संक्षेप में? देखिए वेरी क्लियरली देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम लोग मैं आपको बहुत ही देसी भाषा में बोलूंगा, कंबल ओढ़ करके बैठ गए हैं, वी आर स्लीपिंग, वी आर वेटिंग फॉर इवेंट्स टू अनफोल्ड ऑन देयर ओन। उसके बाद जो होगा उसके हिसाब से साहब देख लेंगे, हमारा तो कोई से है ही नहीं कहीं, ना हम अमेरिका से कुछ बोल पा रहे हैं। अमेरिका ने परमिशन दे दी 1 महीने की, तो अब आप रूस से आप तेल खरीदेंगे, उसके बाद बीजेपी का प्रवक्ता जाकर के बोलेगा देखो साहब हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ द गुड ब्लेसिंग्स ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टू यू, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन जब तक है तब तक ये कोशिश करेंगे कीमत ना बढ़े, क्राइसिस थोड़ा हैंडल हो, कहीं से कुछ लेकर के आओ, 4 राज्य, ये महीना अप्रैल का निकल जाए, 29 को आपकी लास्ट वोटिंग है बंगाल की, और उसके बाद जो है मई के महीने में आप देखेंगे अगर ये वॉर नहीं रुका, जिसके चांसेस मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, एंड द वे ईरान इज एडमेंट, तो फिर आई थिंक वी आर इन फॉर अ वेरी बैड टाइम। गवर्नमेंट हैज गॉट नो सेफ्टी मेजर रेडी इन प्लेस, आपका कोई प्लान भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीचेस अभी दी थी पार्लियामेंट में, मैंने एक एक लाइन पढ़ी, उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, जब मैंने कैलकुलेट किया इट वर्कड आउट टू ओनली 57 डेज, जापान हैज गॉट 1 ईयर ऑफ रिजर्व्स, चाइना हैज मेनी मोर इयर्स ऑफ रिजर्व, आपका 50 दिन के बाद क्या होने जा रहा है नोबडी नोस। फिर प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमने जो है 2014 के बाद अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है, तो व्हेन आई जस्ट अगेन वेंट इनटू द कैलकुलेशन, 2014 में आप 21% का प्रोडक्शन करते थे और इन 10 सालों के बाद वो 25% हुआ है सर। बट एग्जैजरेशंस ऑफ फिगर्स इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग, व्हाट दिस गवर्नमेंट इज गिविंग, ये लोगों को एक राइड पे ले जा रहे हैं। और अगर ये युद्ध नहीं रुका, अगर ईरान भी एडमेंट रहा, अमेरिका भी एडमेंट रहा, तो भारत कहां से क्या करेगा, इनके पास अभी मुझे नहीं लगता कोई भी प्लान एक्शन है। तो प्राइस इंक्रीज के लिए हम सब तैयार हो कम से कम, और प्राइस बढ़े तो बढ़े, कम से कम मटेरियल तो हो, गैस तो हो, पेट्रोल तो हो, जब है ही नहीं तो खरीदोगे क्या? दैट इज द वे द थिंग्स आर गोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, और कल तो रशिया तक ने ये चेताया है कि कोविड जैसी परिस्थितियां जो हैं वो बन सकती हैं। खुद प्रधानमंत्री देश को कह रहे थे कि हम बहुत अच्छी टीम इंडिया की तरह हमें मजबूत रहना है, जैसे कोविड में हमने सबको झेला। तो लोग अब डर रहे हैं कि क्या किसी तरह का पार्शियल लॉकडाउन या लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर एक तरह का पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है और बहुत रिस्ट्रिक्टेड जो है वो चीजें कर दी गई हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और क्या इलेक्शन की वजह से इसको जितना चाहे जितना देर तक हो सके उसको ड्रैग करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक यू।